सबा ने जिद पकड़ ली कि उसे उस लड़की ज़ैनब से मिलना है। हमीद साहब उसे हॉस्पिटल ले गए। सबा ने ज़ैनब के भाई सुहेल को बताया कि वो ज़ैनब की फ़ैन है, जो कि सच ही था। सबा भी उस ग्रुप में थी जहाँ ज़ैनब लिखा करती थी। ज़ैनब अब बेहतर हालत में थी, वो बस बेहोश हुई थी। एहतियातन उसका मैदा वॉश कर दिया था ताकि जो भी मट्टी वगैरह अंदर गई हो वो बाकी ना रहे। सबा ने उसकी हिम्मत को सराहा कि वो कितने एतमाद से बैठी हुई है, जबकि खुद सबा का नर्वस ब्रेक डाउन हो गया था। तन्हाई मिलते ही सबा ने अपना तारुफ करवाया, ग्रुप का हवाला दिया और अपने और इबाद के बारे में सब ज़ैनब को बता दिया। ज़ैनब चौंकी, लेकिन उसने जाहिर ना किया, और जब सबा ने रिक्शे वाले चाचा का जिक्र किया तो ज़ैनब इस बार अपने तासुरात छुपा नहीं सकी। वो तो शुक्र है वो चाचा अल्लाह के नेक बंदे थे और वहीं रुक गए होंगे। उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ज़ैनब के जहन के पर्दे पे वही रिक्शे वाला उभरा जो उसे उस दिन कब्रिस्तान लेकर गया था, और उसे समझाया भी था कि कब्रिस्तान ना जाए, लेकिन उसने बस सबा का हाथ थाम कर इतना कहा, देखो सबा, एक वक्त आता है जब हमें अपनी गलतियों का इदराक हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम भी ऐसी कोई गलती नहीं दोहराओगी। सबा को थोड़ा महसूस हुआ कि ये तो खुद भी इसी चक्कर में वहाँ गई थी और मुझे अब समझा रही है। खैर, गलत भी नहीं कह रही। वो तो जब भाई ने फ़ोन ऑन किया तो वो फॉर्मेट हुआ था। क्या पता मैं शायद उससे दोबारा कांटेक्ट कर लेती, कभी भी कुछ भी हो सकता था। सबा को सोच में गुम देखकर ज़ैनब ने कहा, एक नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उसने जो कुछ हमारे साथ किया, अल्लाह उससे इसका बदला लेगा। उस दिन उन राहगीरों को अल्लाह ने ही भेजा था और वो शोर सुनकर भाग गया। उसकी सच्चाई जो कुछ भी है जल्द सबके सामने होगी इंशाअल्लाह। ज़ैनब की समातों में वो झींगरों की आवाज़ें, एक ह्योले का खुद पर तेजी से मट्टी डालना और कदमों का शोर और उसका भाग जाना सब घूम गया। उसने झुरझुरी ली और खुद को मजबूत किया। सुहेल भाई के साथ पुलिस इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुए। ज़ैनब ने सबा को इशारा किया कि अब तुम जाओ। वो नहीं चाहती थी कि सबा को इस केस में घसीटा जाए। उस आसेबी कब्रिस्तान के अतराफ से 3 और लड़कियों की मस्कशुदा लाशें मिल चुकी थीं, मगर उनके घर वाले किसी भी किस्म की कार्रवाई में शामिल होने को तैयार नहीं थे। ये चौथा वाकया था जो ज़ैनब की शक्ल में सामने आया, और इस बार इस इलाके का इंस्पेक्टर भी बदल चुका था। वो इस केस में खास दिलचस्पी ले रहा था। राइटर ग्रुप्स में एक नौजवान शायर साहिर ने दबंग एंट्री मारी थी। तमाम शायरी के दिलदादा उसके दीवाने थे। बिस्मा ने भी ग्रुप कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया था। वो बहुत शौक, चंचल और हाजिर जवाब लड़की थी। हर पोस्ट पे मज़े मज़े के कमेंट्स देना, खास कर लड़कों की पोस्ट पर वो जवाबी कमेंट्स बहुत इंजॉय करती थी, और जिससे ज़्यादा बात होती उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देती। जब लड़की खुद ही फ्रेंड बनने को तैयार हो तो और क्या चाहिए। ग्रुप में उसके फ्रेंड्स बढ़ते चले जा रहे थे और आराम से उसके व्हाट्सएप तक भी रसाई पा चुके थे। वो बहुत एतमाद से कमेंट्स में सबके सामने ही कह देती थी, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें प्लीज़। काफ़ी लोग पीठ पीछे उस पर बातें बनाते कि कैसी लड़की है, लेकिन उसकी शौक, चंचल फितरत की वजह से मर्द हो या ख़वातीन सभी उसके सर्कल में शामिल थे। वो शायर साहिर को भी बहुत कमेंट करती, मगर साहिर की आदत थी कि वो किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करता था, ना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता। बस हर कमेंट पर अंगूठे का निशान बनाकर शुक्रिया अदा कर दिया करता था। बिस्मा ने बारहा साहिर को कमेंट्स में कहा कि प्लीज़ सर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, मगर वो अनदेखा कर जाता। उसे ग्रुप में ही एक लड़के हमजा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट की। कुछ दिन बाद हमजा से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और बात व्हाट्सएप तक चली गई, मगर व्हाट्सएप पर उसका प्रोफाइल नाम इबाद देखकर उसने सवाल किया तो हमजा ने कहा, यही मेरा असली नाम है। बहुत ख़ास दोस्तों को इस नाम का पता है। वो अभी किसी से चैट कर रही थी कि इबाद की आती कॉल को देखकर मुस्कुराई और रिसीव करके एक अदा से कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। आका कनीस से मिलना चाहता है। बिस्मा बहुत खुश हुई और जवाबन कहा, मेरे आका बुलाएं और मैं हाजिर ना हूँ, आप बस हुक्म करें। जवाबन इबाद ने उसे जो एड्रेस दिया वो कोई अजीब सी जगह थी। वो अगले दिन वक्त मुकर्ररा पर घर से निकली। 2 रिक्शे वालों को तो जगह ही समझ ना आई। फिर एक चाचा का रिक्शा खड़ा नजर आया। चाचा ने एड्रेस देखकर उसकी आंखों में देखते हुए समझाया, बिटिया ये तो पुराना कब्रिस्तान है, आप इस वक्त मगरिब के वक्त कहाँ चली जा रही हैं वहाँ। ओहो चाचा, आपसे जितना कहा है उतना करें प्लीज़। वो कहकर रिक्शे में बैठ गई और कब्रिस्तान रवाना हो गई, जहाँ एक खुली कब्र उसका इंतज़ार कर रही थी। रिक्शे वाले चाचा ने बिस्मा को कब्रिस्तान के मेन गेट पर उतारा और हल्की रफ्तार से रिक्शा ले गए।
बिस्मा बिल्कुल वैसी ही घबराई हुई लग रही थी जैसे सब लड़कियां होती थीं। कुछ देर बाद वैसे ही बात की कॉल आई और इस तरह बहस मुबासा के बाद बिस्मा जब कब्रिस्तान के रास्ते इबाद की कब्र तक पहुंची तो बिल्कुल वैसे ही उसके तासुरात थे जैसे और लड़कियों के होते हैं। और जब उसने पलट कर जाना चाहा वैसे ही एक ह्योले के 2 हाथ उसकी तरफ धक्का देने के लिए बढ़े, मगर अचानक 4 हाथों ने उस ह्योले को दबोचा और तीसरे शख्स ने उसके मुंह पर टॉर्च मारते हुए कहा, चल बे गोरकन की औलाद, बहुत कब्रें खोद ली, अब तेरी कब्र थाने में तेरा इंतजार कर रही है। दोनों पुलिस कांस्टेबल उस शख्स को धक्का देते हुए कब्रिस्तान से बाहर लाए। बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां थीं, एक में उस शख्स को हथकड़ी पहनाकर बिठाया गया और दूसरी में बिस्मा को। जख्मों से चूर जिस्म के साथ वो नीम बेहोश था और उसकी आंखें बंद हो रही थीं कि उस पर बाल्टी भरकर पानी फेंका गया। जैसे ही उसने आंखें खोली जर्द बल्ब की रोशनी उसे तकलीफ देने लगी। वो चिल्लाया, बंद करो इसे, मुझे अंधेरे में रहने दो। इंस्पेक्टर नबील ने उसके बाल मुट्ठी में पकड़े और धाड़ा, बहुत रह लिया तू अंधेरे में, अब रोशनी डाल अपने करतूतों पे, बोल नहीं तो दफनाऊं तुझे भी जिंदा कब्र में। खराब को मैं क्या खराब करूंगा, आवारा थी, बदचलन, बल्कि हर औरत जिंदा दफनाने के काबिल होती है, सबकी सब। वो चिल्लाया तो नबील ने एक पंच मारा और उसके मुंह से खून आने लगा। तुझे पैदा करने वाली भी औरत थी तेरी माँ, तू किसी कब्र से तो नहीं निकला। आह थू, गाली है माँ, गाली है मेरे लिए। मेरा बस चलता तो मैं उसे खुद जमीन में गाड़ता, लेकिन मेरे बाप ने मार डाला उसे। हा हा हा, मार डाला। वो जनूनी अंदाज में हंस रहा था और साथ ही रो भी रहा था। एक हिजाब में लेडी साइकेट्रिस्ट जो वहाँ मौजूद थी उसने इंस्पेक्टर नबील को इशारा किया। इंस्पेक्टर ने कमरा खाली करवाया। अब सिर्फ वो और साइकेट्रिस्ट और नबील मौजूद थे। क्यों मारा तुम्हारे बाप ने उस औरत को? दानिस्ता तौर पर डॉक्टर ने उसे उसकी माँ कहने से इज्तनाब किया। मेरे बाप को धोखा देती थी, गंदी सी गाली दी उसने। मेरे सामने 8 साल के बच्चे के सामने अपने यार से मिलती थी। वो गुर्राया, वो अपने हवासों में नहीं था। कब से ऐसा करती थी? क्या वो शुरू से ऐसी थी? मारता था मेरा बाप, नशे में भूखा रखता था मुझे और उसे। फिर उसने मोहल्ला के आदमी से याराना कर लिया। हमारा पेट भरता रहा, वो फहाशी पर उतर आई। फिर उसने गाली दी। 2 दिन में उस मुर्दा अफरियत के पास बैठा रहा। फिर उसका आशना आया तो लाश देखकर पुलिस ले आया। मेरे बाप को अड्डे से पकड़ लिया गया, उसे फांसी हो गई। एक औरत ने बर्बाद कर दिया मुझे। वो फिर चीखने लगा और रोने लगा। फिर क्या हुआ? शाबाश, हिम्मत करो, बताओ तुम कहाँ रहे? मेरा बदफितरत चाचा ले गया मुझे। चाची मर चुकी थी, बस एक बेटी थी उसकी, किरण। चाचा मुझे गुलामों की तरह रखता, मारता, सब काम करवाता। पढ़ाया भी इसलिए कि मैं उसके काम आ सकूं, और अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दिया। साली। एक और गाली दी उसने। तो फिर तुम पढ़कर अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। जॉब करके किरण के साथ इज्जत की जिंदगी को अहमियत क्यों नहीं दी तुमने? इज्जत कहाँ से मिलती है? इज्जत? नफरत करती थी वो मुझसे। उसके बाप का गुलाम जो था मैं, एक बुज़दिल कमीना था, मैं भाग गई। भाग गई वो। मेरी बुज़दिली देखकर थूक गई मेरे चेहरे पे। अब वो चीख चीख कर मुगलजात बक रहा था। मगर तुम्हारे पास तालीम थी, तुम आगे क्यों ना बढ़े? मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। साले रिश्वतखोर, सबके सब मरेंगे जहन्नुम में। मैं रिक्शा चलाने लगा और फिर एक दिन किरण मुझे रोड पे खड़ी मिली। मैंने रिक्शा रोका। वो मुझे देखकर माफ़ी मांगने लगी, पैरों में गिर गई। उसके साथ धोखा हुआ, इज्जत भी गई। मैंने उसे रिक्शे में बिठाया और उसी कब्रिस्तान में घसीटता हुआ ले गया। उसके दुपट्टे से उसके हाथ बांधे और वहीं पर पड़े लोहे के बांस से गड्ढा खोदकर उसे जिंदा दफना दिया। मैंने अपनी माँ को दफना दिया, मैंने किरण को दफना दिया, जिंदा दफना दिया। कुछ देर डॉक्टर उसे खामोशी से घूरती रही। फिर उसने कहा, बाकी लड़कियों का क्या कसूर था? लड़की होना ही कसूर था, इसलिए मार दिया। जो भी औरत मर्द के साथ अपनी इज्जत रोलती है उसे दफना देना चाहिए। सबा को क्यों छोड़ दिया तुमने? वो बेहोश हो गई थी। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता था, इसे वापस ले गया। मैं ही बाबा बनकर रिक्शा चलाता था। लड़की को छोड़कर पीछे वाले गेट से अंदर आ जाता था। मैंने सबा का मोबाइल भी फॉर्मेट करके दिया ताकि दोबारा राब्ता हो, मैं किसी तरह दोबारा बुलाऊं और उसे अजियत दूं, ऐसे ही। फिर उसने गाली दी, मगर उसका मोबाइल ही बंद था।
कैसे पता चलता है तुम्हें कि कौन लड़की लड़कों से बातें करती है? ये जो सोशल मीडिया है ना, किसी को नहीं छोड़ता, सब पता चल जाता है। मैं ग्रुप्स में जाता था, कभी शायर बन के, कभी मुसन्निफ बन के, और सब पता चल जाता था। मगर कभी सोचा तुमने तुम्हारा असल दुश्मन तुम्हारा बाप ही था, जो मारता था माँ को और तुम्हें भी भूखा रखता था? तो दुश्मनी सिर्फ औरत से क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ थी। वो इतनी शिद्दत से धाड़ा के एक लम्हे को डॉक्टर भी हिल गई। माँ थी वो मेरी। अब वो रोने लगा था। मेरी माँ थी। उस औरत ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, किसी की रखेल बन गई। मैं भूखा ठीक था, बाप मारता था वो भी ठीक था, मगर मेरी माँ ने क्यों? माँ, मुझे मेरी माँ चाहिए थी, मुझे माँ चाहिए थी मेरी। जख्म उधड़े तो एक 8 साल के बच्चे का बैन बाहर आने लगा, जो उसने 2 दिन अपनी माँ की लाश के पास बैठकर बर्दाश्त किया था। वो चीख रहा था, माँ को पुकार रहा था। नबील और डॉक्टर उसे ताज्जुब से देख रहे थे। फिर डॉक्टर ने उसके बाजू में एक इंजेक्शन लगाया और वो बेसुध होकर गिर गया। मैं इबादुर रहमान वल शफीकुर रहमान हर औरत से अपनी माँ के बिछड़ने का बदला लेना चाहती, और जिंदा दफन करके तड़पता हुआ देखकर मेरी तस्कीन होती। फिर मैं उस लाश को निकालकर उसे इबरत का निशान बनाकर दुनिया के सामने फेंक देता था। लेकिन मैं भूल गया इंसाफ करने का इख्तियार। जिसके पास है वो सब कुछ देख रहा है। मैं गलत था और मेरा अंजाम आपके सामने है। मैं सबा हमीद, बिगड़े हुए मुआशरे की एक तस्वीर। हम लड़कियां जब अपने वालिदैन की इज्जत का जनाजा निकालती हैं तो हम भूल जाती हैं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिदैन की कोई नेकी काम आई और मैं बच गई, शायद इसीलिए कि मुझे ज़ैनब से मिलना था। अब मेरी पूरी ज़िंदगी भी शुक्राने में अदा हो तो कम है। मैं डॉक्टर ज़ैनब, जी हाँ, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। अदबी ग्रुप्स में शोकिया लिखती हूँ। जब मेरी बातचीत इबाद से शुरू हुई तो मैं समझ गई कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ है, और इसी वजह से मैंने उससे दोस्ती का ड्रामा किया ताकि मैं उसके करीब होकर उसका इलाज कर सकूं। दरअसल हमारी ज़िंदगी में बहुत से किरदार अपना अपना असर छोड़ते हैं, मगर जब हमारे जहन में नक्श हो जाएं, जो हमारे जहन में नक्श हो जाए वही हमारी पूरी ज़िंदगी का पैमाना बन जाता है। जैसे इबाद का बाप भी जालिम था, जिसकी वजह से उसकी माँ को यह सब कुछ करना पड़ा। उसका चाचा भी गलत रवैया रखता था, जिसकी वजह से वो बुज़दिल बनकर किरण के सामने आया। वो उसे छोड़ गई। कहने को रिश्वतखोर नौकरियां बेचने वाले भी उसके मुजरिम हुए, लेकिन उसने चुना तो बस अपनी माँ को। जब सबा मेरे पास आई तो मैंने सोच लिया था कि अब क्या करना है, और इंस्पेक्टर नबील के साथ मिलकर मुझे ये सब करने में कामयाबी मिली। मैं इंस्पेक्टर अलीना उर्फ बिस्मा। बचपन से मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है। जब डॉक्टर ज़ैनब ने सर नबील से अपने प्लान का जिक्र किया तो मैंने फ़ौरन अपनी खिदमात पेश करने की ऑफ़र की, और हमारी पूरी टीम की भरपूर कोशिशों से हम यहाँ तक पहुँचे। जी हाँ, टीम। इस ग्रुप में अक्सर जिन लड़कियों को मैं बेबांग दहल कमेंट में ही दोस्ती की ऑफ़र करती थी, वो सब हमारी टीम की थी। टीम के अलावा कोई और होता तो उसके नंबर वगैरह की हम जांच पड़ताल करके उसे ब्लॉक कर देते थे, और बिलाखिर हम इबाद तक पहुंच ही गए। कहानी बयान करने का मकसद और किरदारों की तफासील देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना कि हमारा मुआशरा, उसकी नाइंसाफियाँ, माँ बाप की ढील, गलत रवैये, इन सब के पीछे कसूर किसका है? सोचिए ज़रा।